नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ज्योग्राफी की क्लास का जो सेकंड पार्ट है अपना, उसको लेकर पहले पार्ट में अपन ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा की। दूसरा पार्ट जो अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है भूकंप। देखिए, भूकंप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए। लेकिन भूकंप के बारे में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, उन चीज़ों को आप सिर्फ रटने के सोर्स के तौर पर काम ले रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को जब एक बार आप बड़े स्तर पर थोड़ा सा पढ़ लो और उसके बाद में उसको यदि शॉर्ट तरीके से सोच कर 2 मिनट बैठकर सोचे समझे उसको, तो बहुत शॉर्ट हो जाती है और एक पूरे पेज के अंदर इसको अपन पढ़ सकते हैं। कैसे पढ़ सकते हैं, मैं पहले इसका एक एक बारे में पूरा चीज़ें आपको बता दूंगा और लास्ट में अपन शॉर्ट वीडियो आपको कैसे बनाना उसके बारे में भी चर्चा करके इसका वीडियो शॉर्ट बना के मैं आपको शॉर्ट नोट्स बना के आपको मैं बता दूंगा। तो देखिएगा, अपन का टॉपिक है अपना भूकंप। कौन सा? भूकंप, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अब देखिएगा, भूकंप में पहले आपको यह सोचना है कि इसमें क्या पढ़ते हैं। यानी सबसे पहले आपको देखना भूकंप है क्या, फिर अपन को देखना है कि भूकंप के कारण क्या है। देखो, जियोग्राफी एक ऐसा सेगमेंट है जिसके फिक्स प्रारूप होते हैं। यदि एक बार वो प्रारूप आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं तो उसके बाद आप कोशिश करोगे तो अभी निकलेंगे नहीं। कारण कारण के बाद में अपने इसके पढ़ते हैं प्रकार, यानी कितने प्रकार के भूकंप होते हैं वो, और प्रकार के बाद में अपन इसका पढ़ते हैं प्रभाव। इसके प्रभाव क्या है, ठीक। और जब प्रभाव पढ़ लेते हैं उसके बाद में एक नई शाखा आती है, तरंगें वगैरह आपने देखी होगी वो, जिसको अपन कहते हैं भूकंप विज्ञान। क्या कहते हैं? भूकंप विज्ञान। ये चीजें भूकंप के अंदर अपने को, भूकंप वाला टॉपिक है, इसमें इतनी चीजें अध्ययन करनी है। ठीक, एक बीच में रह गया प्रकार, उसके बाद पहले कारण के बाद में वितरण रह गया। और यानी कि भूकंप अधिकांश कहाँ कहाँ पर आते हैं, कौन से क्षेत्र में आते हैं, ये चीजें इतनी अपने को अध्ययन करनी। अब देखिए, सबसे पहले भूकंप है क्या। आप प्रैक्टिकली समझिए कि आप जहां पर खड़े हैं वहां अपने पैर से जोर से यदि पैर अपना सावधान विश्राम करते हैं, जोर से अभी पैर को यदि आप मारोगे तो भी कंपन पैदा होती है, वो भूकंप है। हालांकि उसकी रिएक्टर जो पैमाना है, उसकी तीव्रता है, वो अलग अलग हो सकती है। आपने देखा होगा आपके आसपास से जो बड़ी बड़ी मशीनें वगैरह निकलती है, उसके माध्यम से अपने घरों के आसपास कुछ दरारें वगैरह आ जाती है, धड़कन होती है, कंपन पैदा होती है, वो भी एक भूकंप है। आपने खदान, कोयले की वगैरह खाने जो है खदानें हैं, उसका उत्खनन करते हुए, उसको खोदते हुए देखा होगा। वहां पर भी आप देखोगे तो जब ऊपर से बहुत बड़ा जो मलबे का भाग है नीचे गिरता है तो भी आसपास कंपन अचानक पैदा होती है, वो भी भूकंप है। और एक जब भूस्खलन होता है तो उसके आसपास कंपन पैदा होती है, वो भी है। जब ज्वालामुखी आती है तो भी उस भाग में कंपन पैदा होती है, ज्वालामुखी। जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तब उस भाग के अंदर नीचे का भाग ऊपर आने की कोशिश करता, धक्का देता है, तो भी वो कंपन है। कहने का मतलब यह है कि जो कमजोर क्षेत्र होगा वहां पर कंपन पैदा होगी, कमजोर क्षेत्र है उसमें। अब आपने पैर जोर से मारा तो आपके आसपास का जितना छोटा सा भाग है जहां पर उसका प्रभाव है वहां तक कंपन होगी, दूर तक कंपन नहीं जाएगी। तो ये जो पृथ्वी के ऊपर जो कंपन पैदा होती है, इस कंपन को भूकंप कहते हैं। अब आप और इसको कैसे समझोगे, भूकंप के लिए कौन जिम्मेदार है? भूकंप के लिए पृथ्वी के आंतरिक कारक भी जिम्मेदार है, पृथ्वी के बाहरी कारक भी जिम्मेदार है। बाहरी कारक के अंदर मुख्य रूप से प्रकृति तो है ही है, साथ में मानव भी जिम्मेदार है। आप खनन प्रक्रिया कर रहे हैं तो उसमें जिम्मेदार अपन भी है। पृथ्वी के आंतरिक कारक में कैसे, जब ज्वालामुखी, लावा, मैग्मा उत्पन्न होते हैं तो है। प्लेटों की गति होती है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से टकराती है, तो भी वो आंतरिक कारक है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो भूकंप के अंदर भूकंप क्या है, भूकंप क्या है, तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है कि भूकंप एक प्राकृतिक घटना है और कुछ भी नहीं। क्या है? प्राकृतिक घटना है। घटना तो ये प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा होती है, प्राकृतिक घटना है। लेकिन इस प्राकृतिक घटना के जिम्मेदार जो कारक है ना, जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार दोनों है। पृथ्वी का आंतरिक कारक भी है। आंतरिक कारक का मतलब है कि सतह की गहराई के अंदर जो भाग, जो प्लेटों की गति होती है, जो चट्टानों में अंतःक्रिया, तो वो भी है। और बाह्य कारक यानी मानव और प्रकृति, जो बाह्य वायुमंडल वगैरह, ये भी है। तो आंतरिक और बाह्य कारक दोनों जिम्मेदार। प्रश्न आता है कि भूकंप के लिए जिम्मेदार है केवल आंतरिक कारक, केवल बाहरी कारक? न तो आंतरिक कारक है न बाह्य कारक है, बल्कि अन्य कोई कारक, या आ जाता है आंतरिक और बाह्य कारक दोनों।
याद रखिएगा आंतरिक और बाह्य कारक दोनों जिम्मेदार है भूकंप में। फिर देखिएगा भूकंप का अर्थ क्या है। भूकंप का अर्थ है कुछ भी नहीं, पृथ्वी का कंपन होना। पृथ्वी का कंपन होना यानी पृथ्वी जो थरथराती है, कंपन करती है, उसको अपन भूकंप कहते हैं। अब आप सोचोगे पृथ्वी कंपन कैसे कर रही है। हर जगह तो भूकंप आते नहीं है, भूकंप आने की मुख्य क्षेत्र है। और एक पहले मैं पॉइंट बताता हूँ, विश्व में जितने भी नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं, जहां पर जितने भी जैसे हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, आल्प्स है, या फिर जहां पर स्थल और जल का भाग दोनों जुड़ रहे हैं, एक तरफ स्थल और एक तरफ जल है, जैसे जापान वगैरह भाग है, या उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, एशिया का पूर्वी भाग है, उसके बीच में प्रशांत महासागर है। तो ये जो जहां स्थल और जल का संगम हो रहा है वहां, या जितने भी नवीन वलित पर्वत श्रेणियां हैं, वहां पर भूकंप आपको सबसे ज्यादा दिखाई देंगे। इसका कारण क्या है। आपने सुना होगा हिमालय की ऊंचाई आज भी बढ़ रही है, ये तो बात सुनी है। अब हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है, इसका मतलब प्लेटें कुछ न कुछ अंतक्रिया कर रही है, कहीं न कहीं उस प्लेटों के बीच में गति हो रही है, तभी तो बढ़ रही है। यदि प्लेटें वगैरह गति नहीं करती, कुछ भी क्रिया आंतरिक भाग में, बाह्य भाग कुछ भी क्रिया नहीं होती, तो हिमालय बढ़ता कैसे, नहीं बढ़ता। कुछ समय आपने पहले पढ़ा था, पहले के आज भी किताबों में पढ़ते हैं कि हिमालय की सबसे ऊंची जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, लेकिन अभी जो रिपोर्ट आई उसके अनुसार बताई जा रही 8,850 मीटर है। अब ये 2 मीटर ऊपर बढ़ी है। 2 मीटर बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े भाग पर 2 मीटर अचानक कोई भाग ऊपर उठ जाए तो पृथ्वी पर हाहाकार मच जाता है, क्योंकि पृथ्वी की एक भू संतुलन व्यवस्था है, वो संतुलन बिगड़ जाएगी। जो भाग 2 मीटर ऊपर ऊंचा उठेगा तो बाकी वाले क्षेत्र को 2 मीटर नीचा जाना पड़ेगा। यदि 2 मीटर नीचा नहीं जाएगा तो वो भाग ऊपर और यहाँ पर है तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। जैसे ही पृथ्वी में बैलेंस बिगड़ेगा तो उसके अंदर जो भी प्राकृतिक घटना है, भूकंप वगैरह, ज्वालामुखी वगैरह, ये सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। तो जो ये नवीन वलित पर्वत है वो, और जहां पर स्थल और जल का संगम हो रहा है, उस भागों के अंदर क्रियाएं ज्यादा होती है। कारण यह है कि उस भाग के अंदर कमजोर क्षेत्र है, क्योंकि हिमालय वगैरह, ये रॉकी पर्वत वगैरह, ये अभी भी ऊपर उठ रहे हैं। ऊपर उठ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई चट्टानों क्रिया हो रही है, क्रिया हो रही है, इसका मतलब कमजोर क्षेत्र। जैसे ही मान लो बहुत बड़ी प्लेट है, वो जैसे ही 2 भागों में विभाजित हुई तो ऊपर का भाग भार है वो हट गया। जैसे ही हटेगा, नीचे का जो भी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ लावा मैग्मा ऊपर आने की कोशिश करेगा, ऊपर आने की कोशिश करेगा, चट्टाने उसको रोकेगी, वो उसका प्रेशर ज्यादा बनेगा, वो जोर से ऊपर धक्का देगा, धक्का देगा तो आसपास में थरकन शुरू होगी, कंपन शुरू होगी। उसी को क्या कहा जाता है, भूकंप कहा जाता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी कि पृथ्वी का कंपन होता है वो, यानी कि एक और, अब जब कंपन की शुरुआत होती है, जो ऊर्जा होती है, एक और समझना, भूकंप क्या है, एक ऊर्जा है एक प्रकार की। भूकंप कोई ऐसी नहीं है कोई लहरों के रूप में ये सिर्फ उत्पन्न हो रहा है, नहीं। किसी भी वस्तु का नुकसान जब होता है तो उसके लिए ऊर्जा जरूरत होती है। आप किसी की थप्पड़ लगाते हो, सामने वाले के नुकसान हो रहा है, लग रही है, तो भी आपके हाथ की ऊर्जा है, उसने काम किया है। आपने खाना खाया नहीं, आप बीमार पड़े और फिर कहीं थप्पड़ लगाओ तो आप में ऊर्जा कम होगी, तो उसके थप्पड़ का प्रभाव भी कम पड़ेगा। कहने का मतलब कोई भी वस्तु हो संसार में, वो ऊर्जा से सारा काम होता है। ऊर्जा नहीं है तो अपन चल भी नहीं सकते। बीमार पड़ा है आदमी और एक स्वस्थ आदमी, दोनों में ऊर्जा का फर्क होता है, इसलिए उनकी चाल, गति और व्यवहार में भी फर्क होता है। ठीक वैसे भूकंप जब आता है, जो भी क्रियाएं ज्वालामुखी रहती है उससे ऊर्जा निकलती है। अब ऊर्जा जब निकलती है, एक बिंदु के सहारे नहीं निकलेगी। भूकंप जब भी उत्पन्न होता है तो भूकंप के लिए एक ऐसी बड़ी दरार होती है, इस प्रकार की पूरा का पूरा भाग। आप जब भी देखोगे जब भूकंप आता है तो ऐसा थोड़ा ही कि अपना जो घर है या अपना जो मकान है, वो मकान सिर्फ अकेला नहीं, उसके आसपास का पूरा भाग है वो एक समान, एक ही साथ उस दरार के अंदर समाहित हो जाता है। बड़ा बड़ा भाग, सैकड़ों किलोमीटर की गहराई का भाग समाहित होता है। यानी भूकंप जब भी आते हैं वो दरारों के सहारे आते हैं। किसके सहारे, दरारों के सहारे। और दरार का मतलब होता है 2 प्लेटें जब बीच में खिसकती है तो बीच का भाग है वो कमजोर हो जाता है, और उस कमजोर भाग में जब नीचे का पदार्थ ऊपर उठता है तो वो भाग है दरार के रूप में, जिसको अपन खाई कहते हैं, खाई के रूप में स्थापित हो जाता है। और जो भूगोल में दरार पड़ती है उसको भ्रंश क्रिया कहते हैं। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें। तो 2 बातें ध्यान रखनी, भूकंप एक प्राकृतिक घटना है, इसके लिए आंतरिक कारक भी जिम्मेदार है और बाह्य कारक भी जिम्मेदार है। इसका अर्थ होता है पृथ्वी का कंपन करना, और पृथ्वी के ऊपर जब कंपन होता है तो ऊर्जा निकलती है। मान लो ये पृथ्वी का कोई आंतरिक भाग है, ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है, मान लो इस भाग के अंदर ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है। यहाँ की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर गति हो रही है, या यहाँ की जो प्लेटें हैं वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में, एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसक रही है। जो विपरीत दिशा में खींचेगी तो ये मिली हुई, तो ये बीच का भाग है वो और शॉर्ट हो जाएगा। मान लो इतना हो गया, ये बीच का भाग क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये बीच का भाग शॉर्ट हो गया, बीच का भाग बढ़ गया और प्लेटें शॉर्ट हो गई। तो ये जो बीच का भाग बढ़ा है, इस भाग से, इस बीच वाले भाग से शुरू हो जाएगी क्या, इस बीच वाले भाग से पृथ्वी के नीचे की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा आने की कोशिश करेगी। ये ऊपर की प्लेट है, ये इसको रोकेगी, लेकिन ये
प्रेशर बढ़ता जाएगा, यहाँ पर ज़्यादा होने से जोर से धक्का लगाएगी, जिससे इस आसपास वाले एरिया के अंदर जो क्षेत्र के अंदर है कंपन पैदा हो जाएगी और ये ऊर्जा बाहर आएगी। बाहर यदि आपका मकान बना है तो मकान को नुकसान पहुंचाएगी, बाहर यदि पशुपालन कोई पशु है तो उनको नुकसान पहुंचाएगी, कोई सड़क वगैरह ऐसी भौतिक संरचना है तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। अब इसका कोई एक बिंदु नहीं है, बल्कि ये पूरी पूरी एक परत है, एक दरार पाई जाती है। तो ध्यान रखना, भूकंप हमेशा दरारों के सहारे पैदा होते हैं, किसी एक बिंदु के सहारे नहीं बनते हैं। ये भी बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब मैं आपको थोड़ा सा भूकंप के बारे में बता दूं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है। सीस्मोलॉजी का टॉपिक थोड़ा समझा देते हैं पहला, फिर अपन आगे शुरू करते हैं। अब जहां पर भी ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, मान लो पृथ्वी का भाग है, इस पृथ्वी के अलग अलग गहराई पर, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, अलग अलग गहराई के भूकंप हो सकते हैं। कोई सामान्य भूकंप होता है जो सतह के ऊपरी भाग से आता है, कोई प्लूटोनिक भूकंप है जो सबसे गहराई का भाग है, कोई मध्य में, अलग अलग प्रकार हो सकता है। मान लो इस स्थान से भूकंप आया, कोई भी इस भाग पर भूकंप की उत्पत्ति हुई और यहाँ का भूकंप है वो तरंगों के रूप में इस भूकंप से उत्पन्न होने के बाद चारों दिशाओं में तरंगे विस्तृत होगी, क्योंकि जैसे ही भूकंप उत्पन्न होता है तो भूकंप से तरंगे शुरू होती है। क्या होगी? तरंगे, जो कि ऊर्जा के रूप में होती है। भूकंप कोई ऐसी घटना थी नहीं, भूकंप जैसे वो कंपन होगा, कंपन के अंदर क्या होती है, ऊपर और नीचे इस प्रकार की वेव्स चलती है, तरंगे चलती है, और उस तरंगों के अंदर क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा तरंग के माध्यम से अपने तक पहुंची तो नुकसान पहुंचाती है। इस भाग में ऐसे ये शुरू होती है, ठीक है। और यहां से एक बिंदु ऐसा, ये इस प्रकार से आती है। अब यहां से इस भाग से जहां पर जो भूकंप उत्पन्न हुआ, मान लो भूकंप तो सीधी सी बात है पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होगा, पृथ्वी के जिस आंतरिक भाग से भूकंप उत्पन्न हुआ है उसको कहते हैं भूकंप मूल। क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। एक बात ये भूकंप मूल कह दिया। भूकंप मूल का दूसरा नाम एक और आता है, ध्यान रखिएगा ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दूसरे को कहते हैं अवकेंद्र। क्या कहते हैं? अवकेंद्र। और अवकेंद्रों को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोसेंटर। क्या कहते हैं? हाइपोसेंटर। अब हाइपोसेंटर क्यों याद रखना है इसको आप देखिएगा, हाइपोसेंटर, ठीक। अब यहां से भूकंप उत्पन्न होने के बाद कुछ तरंगे निकलेगी, ये तरंगे अलग अलग दिशाओं में जाएगी और सबसे अधिक प्रभाव कहां होगा? इस बिंदु से जिसकी दूरी सबसे कम होगी उस पर प्रभाव अधिक होगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे तरंगों की स्पीड है वो भी कम होती जाएगी, तरंगों के द्वारा ऊर्जा है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि उसकी ऊर्जा फैलती जाएगी। तो इस भाग से जो तरंगे निकली, उन तरंगों को, ये सबसे पहले तरंग इस भाग पर पहुंचेगी जो सबसे निकटतम दूरी है। अब ये दूरी कहां होती है? ये सबसे ऊपर का जो सतह का भाग है इसमें, इसको अपन कहते हैं अधिकेंद्र। क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। अधिकेंद्र, या फिर अधिकेंद्र को अपन कह सकते हैं एपिसेंटर। क्या कहते हैं? एपिसेंटर। ये एपिसेंटर, ठीक। ये एपिसेंटर और वो हाइपोसेंटर। ध्यान रखना, हाइपोसेंटर क्या है, एपिसेंटर क्या है। हाइपोसेंटर तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में है, पृथ्वी के अंदर है, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। एपिसेंटर, अधिकेंद्र क्या है, धरातल के ऊपर है, जहां अपन खड़े हैं उस भाग के ऊपर है, कहीं न कहीं ऊपर वाले बिंदु जहां भूकंप आते हैं वहां पर, इस भाग में है और इसको अधिकेंद्र कहते हैं। यहां पर क्या होता है, इस भाग से निकलने वाली तरंगे सबसे पहले कहां पहुंचेगी? जो बिंदु सबसे निकट होगा, यहां से तरंगे इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, इधर भी जाती है, लेकिन सबसे पहले जिस बिंदु पर पहुंचती है वो ये अधिकेंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र और भूकंप मूल है, इसके बीच में हमेशा समकोण की स्थिति 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जिस भाग पर पृथ्वी के अंदर भूकंप उत्पन्न होता है उसको कहते हैं भूकंप मूल, और जिस भाग पर तरंगे निकलकर सबसे पहले पहुंचती है उसको कहते हैं अधिकेंद्र। वो सतह के ऊपरी भाग में कहीं न कहीं होता है, लेकिन दूरी होती है वो सबसे कम होती है मूल और केंद्र के बीच में। ये बात ध्यान रखनी है। और दोनों के बीच में समकोण का संबंध पाया जाता है। आप एक त्रिभुज बनाओगे तो जो समकोण वाली कंडीशन है उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी सबसे कम होगी, जबकि लंब और जो कर्ण वाला भाग है उसके बीच में दूरी अधिक होती है। तो इसको कहते हैं अधिकेंद्र। क्या है, समझ में आ गया? सतह के ऊपर का भाग जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगे पहुंचती है उसको अपन कहते हैं अधिकेंद्र। और अवकेंद्र क्या है? पृथ्वी के अंदर का भाग जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब ये दूरी कम है, दूरी कम है, इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होगा? जब भी भूकंप आएगा, भूकंप की तरंग आएगी तो उसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा निष्कासित कहां होगी? इस बिंदु पर। यानी कि यहां पर यदि कोई केंद्र है ना तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जैसे कि उदाहरण दूं, 26 जनवरी 2001 को कच्छ प्रायद्वीप के भुज में भूकंप आया था, आपने सुना होगा। एक तरफ राष्ट्रपति भवन के आसपास वहां पर पीटी परेड चल रही थी और दूसरी तरफ भूकंप आया था। उस भूकंप के समय उसका मूल केंद्र था भुज क्षेत्र था। भुज जो जिला है, उस भुज जिले का जो मुख्य भाग है, उस मुख्य भाग से वहां से भूकंप की उत्पत्ति हुई। यानी भूकंप के उत्पन्न होने के बाद सबसे निकट का भाग अधिकेंद्र था, वो उस भाग में था। इसलिए भुज और उसके आसपास के दो जिले बहुत बड़े क्षेत्र का एक केंद्र था।
क्योंकि दरार के रूप में होता है। मैंने बताया आपको एक बिंदु तो है नहीं, बड़े भाग के अंदर भुज, भचाऊ और एक अंजार, 3 जिले ऐसे थे जो उस समय इतना खतरनाक भूकंप था, तीनों के तीनों तहस नहस हो गए थे, जमीन के अंदर विलुप्त हो गए थे। उसका कारण क्या था? कारण यह था कि भूकंप के अंदर उसका मूल केंद्र था, उसके आसपास उससे दूरी बढ़ने पर उसके प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और जो सबसे निकट होता है केंद्र के या मूल के, उस पर नुकसान सबसे अधिक होता है। तो भुज, अंजीर और भचाऊ है वो निकटतम थे, इसलिए वहां पर सबसे अधिक नुकसान हुआ। और दूर वाले भाग, चाहे अहमदाबाद वगैरह कोई भी हो, वो दूर है तो उसका भूकंप के झटके कम महसूस हुए। अब शायद आप ये बात समझ गए होंगे। अब यहां से जो तरंगें उत्पन्न होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की तरंगें होती। 3 कौन कौन सी, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इस भाग से सबसे अब मैं अलग चित्र बना देता हूं। ये बिंदु है, इस भाग से तरंगें उत्पन्न होती है और सबसे पहले इस भाग पर पहुंचती है, इस भाग पर पहुंचती है। इस भाग को तो अपन कहते हैं अधिकेंद्र, और इस भाग को कहते हैं अवकेंद्र। ठीक, ये तो है हाइपोसेंटर, ये है एपिसेंटर। ये बात आपको अच्छे से जानकारी में है। अब देखो, अब इस बिंदु से 2 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होगी। ये तरंग इधर भी जाएगी, 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 इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। ये तीनों दिशाओं में, सारी दिशाओं में ये चक्कर लगाएगी। अब यहां से जो सबसे पहले तरंग उत्पन्न होती है उसका नाम है पी तरंग। क्या नाम है? पी तरंग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पी के बाद में जो तरंग उत्पन्न होगी उसका नाम है एस तरंग। अब आप याद रखोगे, पी का मतलब है प्राइमरी, यानी कि जो सबसे पहले उत्पन्न होगी वो सबसे पहले पहुंचेगी। तो यहां पर सबसे पहले कौन सी तरंग रिकॉर्ड की जाएगी? सबसे पहले तरंग रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पर पी तरंग। और रिकॉर्ड कौन करेगा? इस अधिकेंद्र बिंदु है, इसके ऊपर एक सीस्मोग्राफी यंत्र होता है। कौन सा? सीस्मोग्राफ यंत्र होता है। सीस्मोग्राफ यंत्र को भूकंप अभिलेखी यंत्र कहते हैं। यानी भूकंप की जो तरंगें आती है उन तरंगों का मापन कौन करता है? सीस्मोग्राफ की कितनी गहराई से आ रही है, कितना इसका प्रभाव है, कौन से भाग से आ रही है, ये सारी बातें सीस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा की जाती है। सीस्मोग्राफ यंत्र कहाँ होता है? अधिकेंद्र पर होता है, और अधिकेंद्र पर इसकी गणना होती है। सबसे पहले पी तरंग पहुंचेगी, इसलिए उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। और जो पहले पहुंचेगी इसका मतलब उसकी स्पीड भी तेज है। दूसरी है एस तरंग, सेकेंडरी तरंग, द्वितीयक तरंग कहते हैं। और एक जब ये तरंग इस भाग में जाती है तो यहाँ के जो चट्टान है उनको जोरदार धक्का देती है। ये तरंग आई यहाँ से, इसको धक्का देगी, धक्का देने से यहाँ पर एक और तीसरी लहर उत्पन्न हो जाती है ऊपरी भाग में, जिसको अपन धरातलीय एल तरंग कहते हैं। इसके बारे में सीस्मोलॉजी पूरी है, भूकंप विज्ञान, उसको अलग पढ़ेंगे एक एक बारे में। अब कहना मैं चाहता हूँ, जो भाग ठोस है उसमें तो पी तरंग चलती है, ठोस, तरल और गैस तीनों में, जबकि एस तरंग सिर्फ उस भाग में उत्पन्न होगी जो ठोस है। तरल पदार्थ में एस तरंगे नहीं चलेगी। तो भूकंप मूल कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। अब अपन ने पहले तो पढ़ा भूकंप क्या है, भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, ये भी बात मैंने बता दी। तीसरा जो भाग है महत्वपूर्ण, भूकंप के कारण क्या है, भूकंप के कारण क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारे कारण है, देखिएगा भूकंप के कारण। भूकंप के कारण क्या है, देखिए भूकंप के कारण क्या। भूकंप के कारण आप प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों मान सकते हैं। प्राकृतिक भी है और कृत्रिम भी है, दोनों कारक है। कृत्रिम कैसे? आप खनन विद्या, जो खनन प्रक्रिया करते हैं, खदानें वगैरह खोदते हैं, उसमें भी भूकंप झटके महसूस किए जाते हैं। आपके आसपास कोई वाहन चलता है उससे भी होता है। आप बम विस्फोट वगैरह जहां पर होते हैं, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन जहां पर भी होता है, यूरेनियम पर जहां न्यूट्रॉन्स की वर्षा वगैरह होती है वहां पर भी कंपन पैदा होती है, उससे भी उत्पन्न होता है। लेकिन मुख्य कारक जो अपन बात करें उसमें सबसे पहला जो भाग आता है वो है भू संतुलन की अव्यवस्था। सबसे महत्वपूर्ण कारक है भू संतुलन, भू संतुलन अव्यवस्था। जैसे ही भू संतुलन की अव्यवस्था उत्पन्न होगी वैसे ही वो भाग कमजोर हो जाएगा। भाई अव्यवस्था यानी भूकंप आने के लिए जरूरी है कि वो क्षेत्र कमजोर होना चाहिए। अब कमजोर किन कारणों से होता है वो ऑप्शन देख के ना आपको पता चल जाएगा इससे कमजोर हो रहा है। जैसे भू संतुलन की अव्यवस्था, ये क्या है समझिए। मैंने कहा एक तरफ पर्वत है, एक तरफ मैदान है, एक तरफ कोई सागरीय भाग है। अब पर्वत के ऊपर से नदियां चल रही है, वो नदियां आएगी पर्वत से ढलान करके पठारी मैदानी भाग में, मैदानी भाग से जाएगी समुद्र में।
जैसे ही समुद्र में गिरेगी नदियां अपने साथ क्या लेके आ रही है, अपरदन लेके आ रही है, बहुत सारे अवसाद है, कचरा है, उसको इकट्ठा करके संग्रहित करके अपने साथ लेके आ रही है, अपरदन कर रही है। अब अपरदन करके समुद्र के मुहाने के जिस भाग में गिरेगी वहां पर उसका निक्षेपण करेगी, जमाव करेगी। जैसे ही वहां जमाव करेगी तो ये एक दिन की घटना नहीं, मान लो ये 100 वर्ष तक ये घटना चलती रही, 100 वर्ष तक घटना चलती रही, जिस पर्वत से निकले उस पर्वत को तो वो खोद रही है, ऊपर से उस पर्वत का अपरदन कर रही है, यानी उसका भार तो क्या होगा, कम होता जाएगा। जबकि यहां से जो कचरा इकट्ठा किया वो ले जाके समुद्र के मुहाने में जमा कर रही है, तो वहां जमा करेगी तो उस भाग का धीरे 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 धीरे, अपन भी देखते हैं घर का कचरा वगैरह होता है, जिस स्थान से लेते हैं वो तो भाग साफ है और बाहर ले जाकर जहाँ डाल देते हैं वहाँ 2 साल बाद देखते हैं उसका बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, बहुत बड़ा भाग एक छोटे पर्वत के रूप में, छोटे पठारी भाग के रूप में निर्मित हो जाता है। ठीक वैसे ही नदियाँ पर्वतों से जा रही है तो अपने साथ जो कचरा है, अवसाद है, वो पर्वत से लेके जाएगी, जितना ढाल अधिक होगा उतना ही अपरदन अधिक होगा, वो वहाँ से लेके जाएगी और सागर के किनारे वाले भाग में ले जाकर जमा करेगी। तो सागर वाले भाग में तो दबाव बढ़ रहा है, जबकि जो पर्वतीय भाग है उसके ऊपर से कचरा जा रहा है, इसका मतलब उसका भार घट रहा है। अब किसी भी चीज का अपने ऊपर भी यदि भार ज्यादा है तो अपन नीचे दबेंगे, और यदि भार कम है तो अपन ऊपर जाएंगे, यही बात हुई ना। तो पर्वतों के ऊपर से भार घट रहा है, इसका मतलब पर्वतों की उत्पत्ति है, सॉरी, पर्वतों की जो हाइट है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। जबकि सागरीय जो भाग है उस सागरीय भागों के अंदर भार बढ़ रहा है, इसका मतलब सागर की तली है वो धीरे धीरे नीचे हो रही है। ये भू संतुलन व्यवस्था सदियों से चली आ रही है और आज भी चल रही है और आगे भी चलेगी। हिमालय की उत्पत्ति क्यों हो रही है, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकल रही है, उन नदियों के द्वारा हिमालय के जब 100 वर्षों तक ये नदियां एक जैसी इतनी नदियां चले तो वहां का जितना भी कचरा है, जितना भी अवसाद है, मिट्टी है, उसको तोड़कर अपक्षय अपरदन के द्वारा वहां से ले जाके सागरीय तले पर निक्षेपण कर जाती है। अब जितनी हिमालय की उत्पत्ति, जो हिमालय की ऊंचाई है वो मान लो 1 मीटर बढ़ी है तो समुद्र की तली भी 1 मीटर नीचे जाएगी, क्योंकि कचरा तो भाग तो यही है। अब यदि इसके अंदर कोई अचानक प्रक्रिया हो जाए, बहुत ज्यादा अपरदन हो जाए या भूस्खलन इतना अधिक हो जाए कि सारा का सारा मलबा नदी के साथ में चला जाए, तो नदी का जो बहुत बड़ा मलबा लेके जा रही है वो भी वहां अचानक जमा होगा। अचानक जमा होगा तो वहां पर अचानक भार बढ़ जाएगा, और इधर जो पर्वत है उस पर्वत का भाग बहुत ज्यादा हल्का हो जाएगा। हल्का होने से अचानक ऊपर की ओर उठेगा, वो अचानक नीचे की ओर जाएगा। जैसे ही इस प्रकार की असंतुलन व्यवस्था हो जाएगी तो एक बहुत बड़े भाग में कंपन होगा, क्योंकि हिमालय कुछ छोटा पर्वत तो है नहीं। एक पर्वत की ऊंचाई अचानक बढ़ेगी तो पूरा पर्वतीय जो भाग है वो भाग आप देखने को मिलेगा, वहां आसपास कंपन हो जाती है। ध्यान रखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक भूकंप की घटनाएं आपको हिमालय वाले क्षेत्र में मिलेगी। उसका कारण सिर्फ यही है कि वह भू संतुलन की अव्यवस्था है। बात आई समझ में। अब भू संतुलन अव्यवस्था के अंदर मैंने ये बात बताई कि मान लो एक तरफ ये पर्वत है, कोई पर्वतीय भाग है, ठीक है, और दूसरी तरफ आप जाओगे तो वहां पर ये समुद्र का भाग है, ये सागरीय भाग है। अब यहां से, अब इस भाग से मान लो कोई नदियां आ रही है, ये नदियां जा रही हैं, इस भाग में जाके जमा हो रही है, हाइट बहुत, मतलब ढाल बहुत ज्यादा है, इस भाग में जाके जमा हो रही है। अब क्या होगा, इस भाग से नदी है ना, इस भाग से नदियां अपने मार्ग में जो चल रही कचरा लेके आएगी, कचरा लाके जो अवसाद लाएगी वो यहाँ पर जमा कर देगी, यहाँ पर क्या करेगी, जमा करेगी, और इसका ढेर है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही ढेर बढ़ेगा जिसका भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब भार बढ़ेगा इसका मतलब नीचे जाएगी, इसका भार क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है, इसके ऊपर का जो भार है वो कम हो रहा है, तो ये धीरे धीरे ऊपर की ओर गति कर रहा है, यानी कि ये तो ऊपर की ओर गति कर रहा है, ये नीचे की ओर, ये तो संतुलन की व्यवस्था है। लेकिन यदि इसका बहुत बड़ा भाग यहाँ से इतना भाग कट जाए अचानक, इतना भाग अचानक कोई भूस्खलन की क्रिया हो और इतना भाग कट जाए तो पूरा का पूरा भाग नदी के साथ चला जाएगा, तो यहाँ पर भी अचानक भार बढ़ जाएगा इतना बड़ा। तो इतना बड़ा भार होगा, आपको 1 क्विंटल 100 किलो उठाने का वजन उठाने की क्षमता है, और आप 500 किलो वजन डाल दिया जाए तो आपकी कमर अचानक झुक जाएगी। ठीक वैसे इसकी कैपेसिटी इतनी थी संतुलन की, अचानक भार आ गई, भार नीचे बैठ जाएगा, भाग नीचे बैठ जाएगा, और इस भार का अचानक उत्थान होगा, तो इस पूरे के पूरे भाग के अंदर क्या हो जाएगी, कंपन पैदा हो जाएगी। इसको अपन ने क्या कहा, भूकंप नाम देते हैं। तो एक तो भू संतुलन की अव्यवस्था उत्पन्न होने से होता है, और ये जो बात है ना, ये विशेष रूप से जो नवीन वलित पर्वत है, कौन से, नवीन वलित पर्वत, जहां पर नवीन वलित पर्वत पाए जाते हैं उन भागों का, नवीन वलित पर्वत जहां पर भी है वहां पर ये मुख्य रूप से होता है। अब आपको पूछे कि भारत के अंदर जो हिमालय है ना, हिमालय के अंदर ज्यादातर भूकंप कौन से प्रकार का आते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसी प्रकार का बताना है आपको, भू संतुलन अव्यवस्था कारण उत्पन्न होते हैं। दूसरा देखिए, पहला कारण हो गया, दूसरा कारण देखिए, दूसरा कारण है भ्रंशन क्रिया, भ्रंशन की क्रिया।
भ्रंशन की क्रिया क्या है इसको समझिए। भ्रंशन की क्रिया का मतलब है, भ्रंशन का अर्थ होता है दरार। पहले तो ये समझिए क्या होता है, दरार। ठीक, आपको दो शब्द देखने को मिलेंगे, एक तो होता है भ्रंश और एक होता है वलन। एक भ्रंश और एक वलन। ये क्या होगा, अब मान लो मैंने कहा एक ये प्लेट है ए, ये भाग है, चट्टान है जो भी है, और एक है ये बी। अब इनके अंदर एक तो प्लेट इधर गति कर रही है सतह के आंतरिक भाग में, एक प्लेट इधर गति कर रही है, तो बीच का जो भाग है ना, ये बीच वाला भाग, बीच वाले भाग के अंदर दरार बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दरार बन जाएगी, यानी खाई बन जाएगी, और इसी खाई और दरार को कहा जाता है भ्रंश। पहली बात तो ये। अब जैसे ये खाई बनेगी तो क्या होगा, खाई बनेगी तो इन प्लेटों के नीचे बहुत सारे तरल पदार्थ है। मान लो ये दुर्बलता मंडल का भाग था, अब यहाँ से ये भाग प्लेटें ऊपर खिसक जाएगी, ऊपर खिसकने से नीचे का जो भाग है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि गैस के रूप में कुछ गैसें भी है, जलवाष्प के रूप में कुछ तरल पदार्थ भी, वो ऊपर आने की दबाव जैसे ही ऊपर से हटेगा तो ऊपर आने की कोशिश करेगा। अपन से भार जैसे ऊपर उठता है, अपन भी खड़े होने की कोशिश करते हैं और बहुत रेस्ट के साथ आराम करते हैं कि मजा आ गया, ठीक वैसे ये भी क्या करता है, ऊपर आने की कोशिश करता है। और जब ऊपर आने की कोशिश करता है तो ये ऊर्जा निकलेगी, और इस ऊर्जा के माध्यम से क्या होगा, कंपन पैदा होगी। जब कंपन पैदा होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। जबकि वलन क्या होता है, वलन के अंदर ये एक प्लेट है और ये बी प्लेट है। वलन के अंदर दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती, दोनों टकराती है, और जब दोनों टकराएगी, दोनों हाथ टकराएंगे मान लो, तो टकराएंगे तो एक जैसे रहेंगे नहीं, इनके अंदर ऐसे मोड़ पड़ेंगे, वलन पड़ेंगे, यानी कि इस प्रकार के वलन पड़ जाते हैं। इसको अपन कहते हैं मोड़दार। क्या कहते हैं, मोड़दार, फोल्डेड या वलन। इसलिए नवीन वलित पर्वत जो जितने भी है, जितने भी नवीन वलित पर्वत बने, उनकी रचना है वो दोनों भागों से टकराने से हुई, यानी दो प्लेटें आमने सामने टकराती है, टकराने से एक जो भारी घनत्व होती है वो तो नीचे चली जाती है, हल्के घनत्व ऊपर रह जाती है। इससे ये एक भाग है, इसमें वलन पड़ जाता है, और इस वलन को अपन कहते हैं वलित पर्वतमाला। जिससे बीच का भाग ऊपर उठ जाता है वो पर्वत कहलाता है, और उसको अपन कहते हैं वलित पर्वतमाला। अब यदि ये बहुत पहले घटना हुई है तो प्राचीन कालीन वलित है। यदि अभी जो अल्पाइन भू संचलन, चौथी संचलन की प्रक्रिया हुई, उसमें यदि हुआ है तो उसको अपन कहते हैं नवीन वलित पर्वतमाला। हालांकि अभी नहीं, भ्रंशन की क्रिया को आपको समझना है, इस चीज को आप थोड़ा सा पहले इग्नोर कीजिएगा। भ्रंशन की क्रिया, भ्रंशन का मतलब समझना है दरार है। क्या है, दरार पैदा हो रही है। दरार का मतलब है खाई बन रही है। क्या बन रही है, खाई बन रही है, ये दरार है। अब दरार से क्या होगा, आपको ये पता है कि मध्य महासागरीय कटक जितने भी महासागर में, वो सारे के सारे दो प्लेटें एक दूसरी गति की, उससे उठा। और भ्रंशन की क्रिया से एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है सैन एंड्रियान्स भ्रंश। सैन एंड्रियान्स भ्रंश, सैन एंड्रियान्स भ्रंश। यहां पर जितने, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में यहाँ पर जितने भी भूकंप आते हैं वो इससे आते हैं। इसके अलावा आपने ये सुना होगा कि अफ्रीका के अंदर विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी पाई जाती है, जो मर्द सागर, जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर वहां से शुरू होती है, और अफ्रीका की मालावी, न्यागासा और टांगानिका झीलें वहां तक की जाती है। उस पूरे भाग के अंदर लगभग बीच में 5-6 मीटर की गहराई, 5-6 मीटर का बीच में अंतर है। दोनों जो भाग है उनके बीच में जो प्लेटें थी वो एक दूसरे इतनी दूर की, इतनी बीच में गैप है, और उस गैप है, इसका मतलब बहुत बड़ा भाग कमजोर है। इसीलिए उस दरारी घाटी जो भी है, उस दरारी घाटी में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। उसका कारण क्या है, भ्रंशन की क्रिया है। तो कहना का मतलब सतह का कोई भी भाग जहां से प्लेटें यदि दूर हट जाती है, जैसे ही प्लेटें दूर हटेगी तो वहां का भाग कमजोर होगा, कमजोर होने से नीचे का भाग है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा, और वहां पर कंपन की क्रिया शुरू हो जाएगी। तीसरा भाग देखिए, तीसरा कारण क्या है। तीसरा, एक बहुत बड़े विद्वान हुए, उनकी एक थ्योरी है वो हुब टू हुब। एक तो नाम है उसका प्रत्यास्था पुनःचलन। ये आपको याद रखना है, पुनःचलन थ्योरी। ये बात आपको बहुत अच्छे से क्या करनी है, याद रखनी है, प्रत्यास्थ पुनःचलन थ्योरी। इसमें क्या है, इसका एक तो इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश नाम है वो आपको याद रखना है। इंग्लिश नाम क्या है, इंग्लिश नाम है एलास्टिक। क्या है, एलास्टिक, एलास्टिक रिबंड, एलास्टिक रिबंड थ्योरी, एलास्टिक रिबंड थ्योरी। हिंदी में इसके एनसीईआरटी में बहुत सारे नाम है वो आ जाएंगे, लेकिन आपको इंग्लिश वाला नाम है वो याद रखना है। इंग्लिश में एक तो है एलास्टिक, एक है रिबंड, और तीसरा है थ्योरी। थ्योरी का मतलब सिद्धांत, एलास्टिक और रिबंड की थ्योरी। एलास्टिक और रिबंड ये नाम याद रखिएगा। और हिंदी में प्रत्यास्थ पुनःचलन थ्योरी। इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा है कि चट्टानें हैं ना, सतह के आंतरिक भाग में जितने भी चट्टानें हैं
वो सारी चट्टानें लचीली अवस्था में, और लचीली भी कैसी, रबड़ की तरह है। रबड़ लचीला होता है ना, ठीक वैसे इन्होंने कहा रबड़ की तरह है, और उनके अंदर खिंचाव होता है। चट्टानें जो सतह की गहराई में है वो रबड़ की तरह लचीली है, और लचीली होने के कारण ऊपर उसमें दाब पड़ता है। लचीली होने के कारण दाब की वजह से जैसे ही दाब ऊपर आया तो उसमें खिंचाव होता है। खिंचाव होने से वो दूर चली जाती है, और जब दूर चली जाती है एक ऐसी सीमा आती है कि वो चट्टान बीच में टूट जाती है। एक चट्टान आती टूट जाती है। आपको रबड़ की तरह बताया, इसका मतलब एक रबड़ मानिए आप और मैं दोनों रबड़ को खींच रहे हैं, और आप भी खींच रहे हो, मैं भी खींच रहा हूँ। एक सीमा ऐसी आएगी कि खींचते खींचते बीच में से टूट जाएगा। जैसे ही रबड़ टूटेगा वो अचानक अपने वापस स्थान पर आने की कोशिश करेगा, और मैंने जहाँ से हाथ के जिस भाग से पकड़ा वहाँ पर चोट लगेगी, आपके भी जिस भाग से हाथ में आपने पकड़ा वहाँ पर चोट लगेगी, क्योंकि वो अचानक वापस गति करता है और अपने स्थान पर आके, मान लो अंगूठे पड़ा यहाँ पर चोट लग जाती है। इसका कारण ये है कि वो जो रबड़ टूटा है वो वापस अपने ही स्थान पर आना चाहता है। अब उसने जो ये रीड है ना, ये थ्योरी दी है एच एफ रीड ने, विद्वान का नाम है, लिखा नहीं, एच एफ रीड, विद्वान का नाम था एच एफ रीड। भूकंप के कारणों में सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी एच एफ रीड की है। इन्होंने कहा कि चट्टानें भी रबड़ की तरह है, जैसे रबड़ खींचते हैं एक सीमा के बाद टूट जाता है, और टूट कर वापस अपने हाथों की तरफ आने की कोशिश करता है जिस हाथ में पकड़ा है, और वहां पर आके चोट लगाता है, बहुत तेज गति से आता है। वैसे भी जैसे ही चट्टानें टूटती है तो वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करती है। जब स्पीड से आती है, तीव्र गति से आती है, तो वहां उस आंतरिक भाग में बहुत बड़ा झटका उत्पन्न करती है, और उस झटके से कंपन होती है, जिसको अपने भूकंप कहते हैं। ये थ्योरी को किसने दी थी? एच एफ रीड की। भूकंप विज्ञान में पूरे में एक विद्वान का नाम आ रहा है, एच एफ रीड, इलास्टिक रिबन थ्योरी, ये नाम आपको याद रखना है। और इन्होंने कहा चट्टानें हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में रबड़ की तरह लचीली है। जैसे रबड़ खींचते हैं एक सीमा के बाद टूट जाता है, टूटकर वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करता है तो अचानक तीव्र गति से आता है, ठीक वैसे ही चट्टानें भी टूटेगी तो वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करेगी, और उस कोशिश में गति इतनी तेज होती है कि आसपास के भागों में कंपन उत्पन्न कर देती है। 3 कारण आपके। चौथा कारण अगला देखो भाई। चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है ज्वालामुखी। कौन सा? ज्वालामुखी कारण है, यानी कि ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, भूकंप के कारण ज्वालामुखी नहीं आती। प्रश्न आता है कि ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, या ऑप्शन दूसरा भूकंप के कारण ज्वालामुखी आती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी के कारण भूकंप आता है, भूकंप के कारण ज्वालामुखी नहीं आती। कैसे आती है? ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी क्या है? पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो लावा और मैग्मा निकलता है उसी को अपन ज्वालामुखी कहते हैं। जो ऊपर बाहरी भाग आ जाता है मैग्मा, सॉरी लावा, और आंतरिक भाग में कोई तिल, डाइक, बैथोलिथ, लेथोलिथ, बैकोलिथ के रूप में जमा हो जाता है, उसको अपन मैग्मा कहते हैं। तो जैसे वो भी ज्वालामुखी का उद्गार भी कब होगा? जब चट्टानें कमजोर होगी तभी तो ज्वालामुखी का उद्गार होगा। जैसे ही चट्टानें दूर होती है तो लावा और मैग्मा ऊपर की ओर आने की कोशिश करता है, और सतह जो होती है उसको बहुत जबरदस्त धक्का देता है। धक्का देते समय ज्वालामुखी का उद्गार भी हो जाता है, और साथ में वो इतनी स्पीड से आता है कि आसपास की चट्टानें हैं वो भी कंपन करनी शुरू कर देती है। अब ज्वालामुखी आती है, उसके कारण कंपन होता है, इसलिए उसका नाम हो गया ज्वालामुखी भूकंप। और 2 उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी के कारण कौन से भूकंप आए हैं? 2 उदाहरण है। एक तो है आपको मिलेगा क्राकाटाउ। क्या मिलेगा? क्राकाटाउ भूकंप, यह आपको याद रखना है, क्राकाटाउ। और एक मिलेगा एटना। ये अपन जब ज्वालामुखी वाला टॉपिक करेंगे वहां पर इसके नाम आएंगे। एटना कहाँ है? एटना है भूमध्य सागर का एक द्वीप है, सिसिली द्वीप। सिसिली द्वीप, और सिसिली द्वीप पर अधिकार है वर्तमान में इटली देश का, यानी कि एटना इटली में है। बात ये कहाँ है? इटली में। हालांकि एक द्वीप पर है, और द्वीप है भूमध्य सागर में। सिसिली द्वीप का एक एटना स्थान है जो इटली देश के अधीन आता है। उस एटना स्थान में 1968 में भूकंप आया था ज्वालामुखी के कारण। जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो जोर का झटका आया। ये कहाँ है? आपको सुमात्रा और जावा, यानी इंडोनेशिया में सुमात्रा, और इधर मैं लिख देता हूं जावा। सुमात्रा और जावा 2 द्वीप है। ये भी सुमात्रा द्वीप है और ये जावा द्वीप है, और इनके बीच में आप देखोगे तो एक जल संधि है जो इधर प्रशांत सागर को और इधर हिंद महासागर को जोड़ती है, और इस जल संधि का नाम है सुंडा जल संधि। क्या नाम है? सुंडा जल संधि। ये सारी चीजें मैं आपको एक एक करके समझा दूंगा, आगे जब मानचित्र अपन पढ़ेंगे तब भी इसका अध्ययन करेंगे। सुंडा जल संधि, और इस सुंडा जल संधि जो भाग है उसके ऊपर स्थित एक क्राकाटाउ द्वीप। हालांकि क्राकाटाउ द्वीप जो है वो ज्वालामुखी लिए फेमस है, बहुत बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है, शायद दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। लेकिन एक बार 1883 की बात है, सन आपको याद नहीं रखना, लेकिन मेरे को समझाने के लिए बताना जरूरी है। 1883 के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर इतना जोर का एक ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और उस ज्वालामुखी उद्गार से जो कंपन पैदा हुई, उस कंपन का प्रभाव संयुक्त राज्य अमेरिका या उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के जो महाद्वीप है उन भागों तक था, यानी कि 13,000 किलोमीटर तक था।
हालांकि अपन ये देखते हैं कि दिल्ली में भूकंप का झटका आ जाए तो अपने यहाँ महसूस नहीं किया जाता, बहुत कम किया जाता है, या जयपुर में आ जाए तो भी दूसरे राज्य दूसरे राज्य में, बिहार में झटके महसूस नहीं किए जाते, क्योंकि भूकंप का दायरा एक फिक्स है। 700-800 किलोमीटर से ज़्यादा भूकंप की लंबाई होती नहीं है, क्योंकि फिर हालांकि कुछ गहराई यदि कम है उसकी और भूकंप तीव्र प्रकृति का है तो फिर झटके महसूस किए जाएंगे। जैसे क्राकाटो आया तो अमेरिका यानी 13,000 किलोमीटर दूरी है, वहां तक भी महसूस किया गया। तो कहने का मतलब है कि क्राकाटो इतना खतरनाक था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा वाले भाग है वहां तक इसके झटके महसूस किए गए। और इसका कारण क्या है? ज्वालामुखी। जैसे ही ज्वालामुखी उद्गार हुआ उसके साथ में साइड में कंपन पैदा हुई और उस कंपन 13,000 किलोमीटर तक गया। तो ज्वालामुखी भी एक कंपन का कारण है। और देखिए पांचवा कारण, देखिए पांचवा कारण इसका है गैसों का प्रभार। क्या है? गैसों का प्रसार। अब ये क्या बोला है भाई? गैसों का प्रसार, गैसों का प्रसार, गैसों का प्रसार। आपको ये पता है कि गैसों का प्रसार का मतलब ये हुआ कि सतह पर जलीय भाग है, नीचे का तापमान, गहराई जाने पर तापमान बढ़ता है। अब जब चट्टानें एक दूसरे से दूर हटती है या चट्टानें एक दूसरे की गति करती है तो बीच का जो भाग होता है उस भाग के माध्यम से जल जो है वो सतह के गहराई में आंतरिक भाग में जाने शुरू हो जाता है। जब जल आंतरिक भाग में जाता है तो अंदर तापमान ज्यादा है, तो जल जैसे ही गहराई की ओर जाएगा तो तापमान बढ़ेगा। तापमान बढ़ा हुआ है, जल जैसे ही गहराई की ओर जाएगा तो वो जल है वो धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ने से वाष्प में बदलना शुरू हो जाएगा। वाष्प क्या है? वाष्प एक तरह की गैस है। तो वो जब गैस बन जाएगी, वो जल है वो गैस में तब्दील हो जाएगा, वाष्प में तब्दील हो जाएगा। तो वाष्प ऊपर की ओर गति करेगी, क्योंकि गैसें हमेशा ऊपर रहती है, वो ऊपर की ओर गति करेगी, चट्टानों को धक्का देगी, बहुत ज़्यादा संग्रहण उसका हो जाएगा। तो अचानक धक्का देके बाहर आने की कोशिश करेगी और जिससे उसके आसपास की चट्टानों में क्या होगी? कंपन पैदा होगी। उस कंपन को भी भूकंप कहते हैं। तो यानी कि जलीय भाग है, मान लो ये एक कुछ चट्टान है, ये दूसरी चट्टान है, दो चट्टान है और इनके नीचे वाले भागों के अंदर जल है। क्या है? ये जलीय भाग है, ये महासागर है। अब इन चट्टानों ने एक दूसरे की तरफ गति की, इसने इधर गति की, इसने इस तरफ गति की। ये कोई सतह के आंतरिक भाग की परत है, ठीक, और इसके ऊपरी भाग पर जल है, ऊपरी भाग पर जलीय भाग है। ये सागर के तले की चट्टान है दो, और इन चट्टानों के बीच में एक दूसरे की ओर गति की इन्होंने। जैसे ही गति करेगी तो ये भाग टूट जाएंगे, मिलेंगे आपस में, तो ये चट्टानें फिर ऐसे बन जाएगी। ये जो भाग है ना ये ऐसे मुड़ जाएगा नीचे की ओर, इस प्रकार भाग नीचे की ओर मुड़ जाएगा। जैसे ही मुड़ेगा ये जो ऊपर का जो जलीय भाग था वो जलीय भाग इस चट्टान की जो खाई बनी उस खाई के माध्यम से नीचे की ओर जाएगा, और नीचे की ओर जाने पर क्या होगा? तापमान बढ़ जाएगा। नीचे की ओर तापमान बढ़ेगा तो जो तापमान बढ़ते ही अपने जल का जैसे गैस के ऊपर डालते हैं, तापमान गैस के ऊपर रखते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, वो जल क्या हो जाता है? वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जाना वाष्प में बदलेगा, और वाष्प एक तरह की गैस है, तो ये गैस वापस ऊपर की ओर धक्का देगी ऊपर उठने के लिए, और धक्का देगी, जोर से धक्का देगी तो चट्टानों के अंदर कंपन पैदा हो जाती है। ये भी एक कारण हो गया। अब अगला कारण देखो अगला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा जलीय भार। क्या है? जलीय भार। जलीय भार का मतलब ये है ये मानव निर्मित कारक है। क्या है? मानव निर्मित है, यानी कि पृथ्वी की एक भू संतुलन व्यवस्था है। आप इस भू संतुलन व्यवस्था से छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति आपको नुकसान पहुंचाएगी। मान लो आपने एक बांध बनाया और उस बांध के अंदर कैपेसिटी है, मान लो किसी भी जलीय बांध बनाया उसमें कैपेसिटी फिक्स है, मान लो 100 लीटर की है, लेकिन आप उसमें 500 लीटर भरने की कोशिश करोगे तो उसका भार बढ़ जाएगा। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े बांध और परियोजनाएं बनाई जाती है, वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी टीम उस पर काम करती है, भू संतुलन व्यवस्था को नज़र में रखते हुए वो एक काम करती है, पूरा सिस्टम सेट करती है। लेकिन ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ भागों में ऐसा होता है कि जिसकी कैपेसिटी होती है उससे भी ज़्यादा उसकी नीचे की भू संरचना कमज़ोर होती है और उससे भी ज़्यादा है ना बांध बना देते हैं। जब उससे ज़्यादा बांध बना दोगे तो उसके ऊपर भार बढ़ जाएगा। जैसे ही भार बढ़ेगा तो अचानक नीचे की ओर धंसेगा, नीचे की ओर धंसने से असंतुलन व्यवस्था हो जाएगी, जिससे कंपन पैदा हो जाती है। जैसे एक उदाहरण मैं दूं, आप मकान बना रहे हो, मकान के नीचे की नींव यदि आपकी मजबूत नहीं है तो आपने एक जो पोर्शन बनाया वही बनाओगे, और यदि नींव मजबूत है तो उसके ऊपर 5 पोर्शन बना दोगे, 5 मंजिला बना दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नींव नीचे की कमज़ोर है और मंजिल आपने 5 बना दी तो क्या होगा? जैसे है वैसे वैसे नीचे ढह जाएगा, नीचे गिर जाएगा, गति करेगा
नीचे जाएगा और मकानों के अंदर बहुत बड़ी दरारें आ जाती है। तो ठीक वैसे ही सतह के नीचे की जो संरचना है उसकी कैपेसिटी तो है कम भार सहन करने की, लेकिन आपने बहुत बड़ा बांध बना दिया और उसमें जल संग्रहित हो गया तो फिर उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, वो धीरे धीरे नीचे की ओर जाएगा। नीचे की ओर जाएगा तो क्या होगा, आसपास का भाग उसमें कंपन पैदा हो जाएगा, क्योंकि भू संतुलन की अव्यवस्था होगी। जैसे कंपन पैदा होगा तो उसी को अपन भूकंप कहते हैं। और ऐसा एक उदाहरण अपने यहाँ देखने को मिला है, उदाहरण मिला है कोयना भूकंप। आपको याद होगा मैंने ये बताया कि कोई भी भाग कमजोर होना चाहिए भूकंप के लिए, और कमजोर क्षेत्र वो होता है जहां पर नवीन वलित पर्वतमालाएं हैं या फिर स्थल और जल का समायोजन होता है। भारत का गोंडवाना जो लैंड है, प्रायद्वीपीय भाग है, वो पूरा का पूरा स्थिर भूखंड है। क्यों है? क्योंकि इसकी रचना है वो बहुत पहले हो चुकी है। इसको जो भी परिवर्तन करने थे वो सारे परिवर्तन करके आपने दक्षिण भारत में बाढ़ आने का कभी उदाहरण बहुत कम विरले सुना होगा। क्यों? क्योंकि नदी की एक फिक्स घाटी है, न तो उससे ज्यादा बाहर उसका अफवाह होता है और न ही उसको गहरा घाटी को वो गहरा कर दिए। उसका जो फिक्स एरिया यानी कि उस एरिया के अंदर जो गोंडवाना लैंड के भाग है उन्होंने अपनी स्थिरता है वो प्राप्त कर ली है। अब उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, न तो उस भाग में ज्यादा वृद्धि हो सकती है, न ही वो अचानक नीचे धंस सकता है, जब तक आप उसके आसपास छेड़छाड़ नहीं करोगे तब तक। तो दक्षिण प्रायद्वीप के अंदर आप देखोगे भारतीय प्रायद्वीप भूकंप बहुत कम आते हैं। कारण यह है कि उसने स्थिरता प्राप्त कर ली। जबकि उत्तरी भारत में हिमालय के अंदर देखोगे तो भूकंप बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि वो अभी भी क्रियाशील है, अभी भी उसकी निर्माण अवस्था में चल रहा है। लेकिन ये बात है 1968-67 की, सॉरी 1963 की, 1963 में, और फिर एक आया लातूर क्षेत्र में 1993 में, एक मिनट सॉरी, ये 1993 है, ये 1968 है, 1968 और 1993 में दो भूकंप आए प्रायद्वीप में। अभी तक आज दिन तक दक्षिण भारत में गुजरात कच्छ वाले प्रायद्वीप को छोड़ दो, उसका सागर से लेना देना है, प्रायद्वीप से कोई लेना देना नहीं है। तो प्रायद्वीपीय भारत में अभी तक दो बार भूकंप आए, 1968 में कोयना में महाराष्ट्र में और लातूर महाराष्ट्र में। तब विद्वानों ने आंख खोली कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा स्थिर भूभाग है। कहते हैं गोंडवाना लैंड में जो निर्मित है प्रायद्वीपीय भाग है वो तो स्थिर भूभाग है, फिर ये जो भूकंप आया कैसे? तब एक विद्वान का नाम था MS कृष्णम, नाम याद रखिएगा, MS कृष्णम। क्या था? MS कृष्णम। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि साहब यहाँ जो भूखंड है ना, उस भूखंड की गलती नहीं है, गलती मानव की है। मानव ने यहाँ पर एक कोयना बांध बना दिया। कोयना के अंदर, कोयना एक नदी है, कोयना बांध का निर्माण कर दिया। कौन सा बांध था? कोयना। और कोयना बांध का जब निर्माण किया तब वहां की भू संरचना थे उसका ध्यान नहीं रखा और जितनी कैपेसिटी थी उससे ज्यादा उसका निर्माण कर दिया, उसकी हाइट ज्यादा कर दी। हाइट ज्यादा करने से भाग है उसमें उथल पुथल हो गई, जिसकी वजह से कोयना और लातूर के जो भूकंप है वो आए और भी आएंगे। ये बात कौन सा विद्वान कह रहा है? MS कृष्णम कह रहा है। और जलीय भार के द्वारा यानी कोयना बांध के निर्माण से कोयना भूकंप आया, ये बात कहने वाला विद्वान एक है MS कृष्णम। सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखना। तो जल का भार बढ़ा, उससे ये आ गया। और देखिए एक और है, सातवां है पृथ्वी की सिकुड़न, पृथ्वी की सिकुड़न प्रक्रिया। एक विद्वान है जेफरीन, जिनका नाम है जेफरीन। जेफरीन ने कहा कि साहब भूकंप जो आ रहा है ना वो पृथ्वी की सिकुड़न के कारण आ रहा है। किसके कारण? पृथ्वी की सिकुड़न के कारण। कहा विद्वानों का कैसे? उन्होंने कहा पहले जो पृथ्वी है ना वो पृथ्वी तरल अवस्था में थी, गर्म थी, गैस में हुई, गैस के बाद तरल अवस्था में हुई, तरल होने के बाद धीरे धीरे ठोस हुई। और जब वो गर्म भाग था तब उसका आयतन ज्यादा था, जैसे ही ठोस हुई तो धीरे धीरे संग्रहित हुई और एक संघनित बिंदु के रूप में एक ठोस अवस्था में आई। पहले गैस, गैस से तरल और तरल के बाद में ठोस अवस्था में आई। तो जैसे जैसे सिकुड़ती गई ना, इसकी प्लेटें नजदीक गई तभी तो सिकुड़ी है। पहले तरल अवस्था में तो प्लेटें दूर थी, बीच में गैप था। जब धीरे धीरे संघनित हुई, ठोस अवस्था में आई तो प्लेटें नजदीक आई। तो जैसे जैसे प्लेटें नजदीक आई तो इसमें सिकुड़न होता गया और इस सिकुड़न की प्रक्रिया से पृथ्वी के अंदर कंपन पैदा हुई। लेकिन ये असत्य कथन है। असत्य इसलिए है कि पृथ्वी की जो वर्तमान की संरचना है, पृथ्वी का जो स्थल रूप है, ठोस आकार है, ये ठोस आकार प्री कैम्ब्रियन या कैम्ब्रियन युगों के समय आ गया था। लेकिन भूकंप तो आज भी आ रहे हैं। तो यदि उस समय सिकुड़न था, उस समय यदि सिकुड़न हो गया तो फिर आज भूकंप क्यों आ रहे हैं? इसलिए जेफरीन का ये मत है, ये मत पूर्ण रूप से असत्य कर दिया गया। क्योंकि अब पृथ्वी के अंदर सिकुड़न नहीं हो रहा है, अब प्लेटों की गति हो रही है लेकिन सिकुड़न की प्रक्रिया नहीं है। तो ध्यान रखिए, पृथ्वी की सिकुड़न प्रक्रिया से भूकंप की उत्पत्ति, ये विद्वान कौन सा था? जेफरीन या जेफरी ज आ जाए तो भी एक ही, उन्होंने ये बात बताई थी।
ये पृथ्वी की आंतरिक पृथ्वी के भूकंप है, उस भूकंप को जानने के मुख्य कारण थे। भूकंप क्या था? भूकंप कुछ भी नहीं, एक प्रकार की ऊर्जा है जो प्लेटों के गति से या बीच वाला जो भाग है उस भाग के ऊपर उठने से कमजोर भाग है उस कमजोर क्षेत्र से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में आती है और वो तरंग जिस भाग में पहुंचती है वहां पर भूकंप लेके आती है। यानी ये घटना कैसी? प्राकृतिक। एक और कारण रह गया, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट, आठवां सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी। अब ये क्या कह रहा है? पहली बात तो ध्यान रखिए, आज की दिनांक में महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति या जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है उन प्रक्रियाओं का सबसे वैज्ञानिक यदि कोई कारण है तो प्लेट विवर्तनिकी कारण है। ठीक है। अब प्लेट विवर्तनों की सिद्धांत भूकंप के बारे में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पृथ्वी जो पूरी की पूरी तीन परतों के रूप में निर्मित है। एक परत तो है अभिसारी, एक प्लेट अभिसारी, दूसरी प्लेट वो कह रहा है अपसारी है और तीसरी कह रहे हैं रूपांतरित प्लेट है, ट्रांसफॉर्मिंग रूपांतरित प्लेट। तीन प्रकार की प्लेटें हैं। अब आपको पहले ये समझना ये प्लेटें होती क्या है, इनको थोड़ा दी। अभिसारी प्लेट का मतलब है दो प्लेटें एक दूसरे की दिशा में गति करती है। प्लेट ए है और ये प्लेट बी है। पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, महाद्वीप और महासागर, वो 7 बड़ी प्लेटों और 20 लघु प्लेटों से निर्मित है। ये बात आपको याद रखनी है। अब उसमें से दो प्लेट ही है, मान लो कुछ अभिसारी है, कुछ अपसारी है, कुछ रूपांतरित प्लेटें हैं। अब इन्होंने कहा ये दोनों, अभिसारी का मतलब होता है दोनों एक ही दिशा में गति करें। अब जब दोनों एक दिशा में गति करेगी, टकराएगी, जैसे ही दोनों एक दिशा में गति करेगी, मान लो टकराएगी, टकराने से जो ज्यादा भारी है वो तो नीचे चली जाएगी स्पीड से, जो हल्की है वो ऊपर रह जाएगी। जैसे ही नीचे की ओर जाएगी तो जो भाग है वो नीचे जाएगा। नीचे वाला भाग कैसा है? गर्म है, क्योंकि नीचे गहराई में गर्म है। तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो ये जो भाग चट्टानों को धीरे धीरे गहराई में जाके पिघल जाएगा और पिघल कर वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। पिघल जाएगा तो तरल अवस्था बन जाएगा, गैस बन जाएगा। तरल और गैस अवस्था वापस ऊपर आने की कोशिश करेगा। ऊपर आने की कोशिश करेगा, वो चट्टान है, वो चट्टान को जोर से धक्का देगा या वो कमजोर जोन है उससे बाहर आएगा, तो उससे भूकंप की उत्पत्ति होती है। ऐसी कहां पर होती है? जितने भी नवीन वलित है, जितने भी नवीन वलित पर्वत है, वहां पर सारे के सारे भूकंप प्लेट विवर्तनिक थ्योरी के अनुसार इससे आते हैं। दूसरा, जहां पर सागर और स्थल है, सागर और स्थल है, क्योंकि सागर और स्थल जहां पर होते हैं वहां पर एक सागरीय प्लेट होती है, स्थलीय प्लेट होती है। सागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होता है और स्थलीय प्लेट का घनत्व कम होता है। तो जैसे ही दोनों टकराती है तो सागरीय प्लेट का घनत्व अधिक होने वो नीचे चली जाती है, स्थलीय प्लेट ऊपर रह जाती है। जलीय भाग है सागर का, वो भी नीचे चला जाता है। नीचे जाकर तापमान अधिक होने का जलवाष्प में बदल जाता है और वो वापस ऊपर आने की कोशिश करता है। इसलिए आप ज्यादातर देखोगे तो प्रशांत महासागर की चारों ओर की जो पेटी है, परिप्रशांत पेटी, सबसे अधिक जो भूकंप है वो वहीं पर आते हैं। अपसारी प्लेट में क्या है? अपसारी प्लेट में दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेगी। ये ए है और ये बी है। ये प्लेट तो इधर आएगी जबकि ये प्लेट उधर जाएगी। जब दोनों प्लेटें यहाँ पर मिली हुई है, दोनों प्लेटें दूर जाएगी तो बीच का भाग है वो कमजोर हो जाएगा और बीच का जो लावा और मैग्मा वो बाहर आने की कोशिश करेगा, जिससे भूकंप की उत्पत्ति होगी। ऐसा कहां पर हो सकता है? महासागरों के अंदर जितने भी महासागरीय कटक पाए जाते हैं, उन कटकों की उत्पत्ति प्लेटों के अपसारी गति से हुई। तो जैसे ही प्लेटें वहां पर जाएगी तो महासागरीय जो कटक है, उन कटकों के सहारे जो भूकंप आते हैं वो अपसारी प्लेटों की गति के कारण आते हैं, अपसारी गति के कारण। तीसरा है रूपांतरित प्लेट। रूपांतरित प्लेट में क्या है कि दो प्लेटें हैं, ये ए प्लेट है और बीच में दूसरी एक प्लेट है। ये दोनों प्लेटें है ना एक दूसरे के नीचे घर्षण करती रहती है। अब मान लो दो है, आपने क्या किया, कोई दो क्षण भंगुर प्रकृति के दो पत्थर ले लिए, या रेत जो है, रेत के बड़े बड़े पत्थर ले लिए और उन प्लेटों को एक दूसरे उन पत्थरों को एक दूसरे पर घिसाई। जब आप घिसाई करोगे तो बीच का जो भाग है वो घिसेगा और घिस घिस कर रेत के रूप में धीरे धीरे बालू के रूप में नीचे गिर जाएगा। तो नीचे गिरेगा तो आपने कोई उसको चक्कर घुमाया नहीं और धीरे धीरे आप देखो उनके बीच में गैप बढ़ने लग जाता है, क्योंकि ऊपर का भाग भी धीरे धीरे छोटा होगा, नीचे का भाग है वो भी छोटा होगा। जब छोटा होगा तो बीच का भाग गैप बढ़ जाएगा। जो गैप बढ़ जाएगा तो बीच में क्या दरार बन जाएगी। उस दरार को अपना भ्रंश कहते हैं, दरार को कहते हैं भ्रंश। तो दो प्लेटें जब एक दूसरे से टकराएगी, एक दूसरे के ऊपर जब ऊपर टकराएगी तो ऊपर का भाग है वो और नीचे का भाग, इन दोनों भागों में कुछ न कुछ भाग है वो टूट कर नीचे गिरेगा तो बीच में दरार पैदा हो जाएगी और इस दरार को अपन भ्रंश कहते हैं। और इस रूपांतरित प्लेट के कारण जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वो है सैन एंड्रियास।
ये आपको बहुत अच्छे याद रखना है कि सैन एंड्रियास जो भ्रंश है ना वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ध्यान रखिएगा, सैन एंड्रियास भ्रंश है। भ्रंश का मतलब इसके बीच में दरार पड़ रही है, और दरार पड़ रही किसके कारण, रूपांतरित गति होती है उसके कारण। और सैन एंड्रियास भ्रंश कहाँ पर है, मैंने बताया था यूएसए में। कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक राज्य है कैलिफोर्निया। कौन सा, कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया के अंदर एक ओवन घाटी है, वहाँ पर है। खैर आपको घाटी याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है कैलिफोर्निया में। कहाँ है कैलिफोर्निया, इसके बारे में बात चर्चा करेंगे। तो ये भूकंप आने के मुख्य मुख्य जो कारण थे उसके बारे में चर्चा की। इससे बाहर आपको भूकंप क्या है और भूकंप की उत्पत्ति के कारण क्या है, इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने इसमें सारी चीज़ों का समायोजन किया है। आपको जहाँ से जरूरत होगी एनसीईआरटी को भी साथ में शामिल किया है, आरबीएससी भी साथ में शामिल है, और बड़े किसी लेखक की ऑथेंटिक किताब है उसको भी शामिल है। लेकिन एक ध्यान रहे, किसी गाइड को मैंने शामिल नहीं किया, और आप भी गाइड मत पढ़िएगा। प्रश्न जब भी एग्जामिनर उठाएगा, आपको ये पता है कि किसी एक व्यक्ति की गाइड है उसको एग्जामिनर कभी नहीं लेता। एग्जामिनर सोचता है कि ये आदमी किस लेवल का है, फर्स्ट ग्रेड का है, सेकंड ग्रेड का है, रीट का है, या कोई अन्य कंपटीशन एग्जाम का है, लैब असिस्टेंट का है, किसका है। जिसका उतना लेवल है उस लेवल की किताब उठाएगा। यदि आप सेकंड ग्रेड की किताब, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वो या तो 11th क्लास की या 12th की। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 11th की, 12th की और एक ऑथेंटिक लेखक की किताबें उठाएगा। और मैंने वो सारी 3-4 किताबों जो ऑथेंटिक लेखकों के उनके बारे में सार संग्रह करके आप प्रस्तुत किया है। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको एक भी किताब बाहर घुमानी नहीं पड़े, लेकिन ये आपको विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास कब होगा, जब 3-4 टॉपिक आपने पढ़े। 3-4 टॉपिक पढ़ने के बाद आप पुराने ओल्ड क्वेश्चंस देखोगे, और कोई भर्ती है नेट वगैरह या एमपी सेट, यूपी टेट वगैरह जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर देखोगे। पेपर एनालिसिस करने के बाद में आपको पता चलेगा हाँ जो बातें वहाँ पर जो अच्छी तरीके से समझाई और शॉर्ट में लिखवाने के लिए बोला है, उन चीज़ों से बाहर कोई प्रश्न नहीं है। तब आपको जाके विश्वास होगा। पहले आप विश्वास नहीं करोगे, क्योंकि हर किसी के मन में होता है कि अपन कंपटीशन तैयारी करें, किसी के भरोसे रह रहे हैं, क्या ये होगा कि नहीं होगा, इतना शॉर्ट में कैसे करवा रहे हैं, ऐसे कैसे नौकरी लग जाएंगे। तो दोस्तों नौकरी ऐसे ही लगते हैं, लेकिन जो लोग ज़्यादा भटकाव की स्थिति में रहते हैं वो कभी नहीं लगते। ध्यान रखिए, जो जितने भी लोग सिलेक्शन हुए हैं वो 2 बातें कहते हैं, एक तो बहुत कम मैटर पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, और एक बहुत ऑथेंटिक मैटर पढ़िए। मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं, आपको नहीं लाने की जरूरत। ऑथेंटिक का मतलब है एनसीईआरटी बुक्स को आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए। किसी भी कंपटीशन, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, आप 6ठी से 12वीं तक यदि किताबें बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी वैकेंसी से बाहर होंगे, किसी में नहीं होंगे, सारे में टॉप रैंक पे सिलेक्शन होंगे। भूकंप के कारण अपन ने पढ़ लिए। अब अगला है भूकंप का वितरण और भूकंप के प्रभाव क्या क्या हैं, उसके बारे में चर्चा अपन अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, धन्यवाद।